Everyone, welcome back to our channel. So today we would be discussing Hard Times novel by Charles Dickens. Hard Times is a novel that was published in the year 1854. It is written by Charles Dickens. Again, a very popular novel. अब इस novel को particularly we would look through a brief summary, a brief overview of the characters and some themes as well. हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में. नाउ हार्ड टाइम्स के आगे एक और कंटिन्यूएशन में आता है फॉर दीज टाइम्स, बट अदरवाइज मोस्ट पॉपुलरली it is referred to as hard times. So hard times was published, I'm again repeating, it was published in the year 1854 बाय चार्ल्स डिकेंस. अगेन अगर हम किसी भी नॉवल को देखें तो उसके टाइमलाइन को देखना भी इम्पोर्टेंट है. So 1854 is marked by an era of the Victorian era, marked by industrialization हो रही थी इस टाइम पे. There were a lot of new factories being set up, work situations काफी ज्यादा change हो रही थी. There were social work disparities. जो भी workers थे उनके बीच में काफी ज्यादा disparities आ रही थी. Working conditions काफी ज्यादा change, evolve, degrade भी हो रहे थे. तो ये सब इवन इफ यू रेफर टू द टाइटल हार्ड टाइम्स तो आपको लगेगा दैट ओके इट रेफर्स टू समथिंग दैट इज डिफिकल्ट. क्यों इस एरा को, जिस एरा में ये नॉवल लिखी गई है उसको एक बुक उस टाइम पे अगर कोई राइटर लिख रहा है तो व्हाई इज द राइटर और द ऑथर टाइटलिंग इट एज हार्ड टाइम्स. तो ये एक आप एक कनेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं अराउंड द टाइम दैट इट वाज बीइंग रिटन. अब ऐसे बोलना कि उस टाइम पे टाइम ही बहुत मुश्किल चल रहा था वुड नॉट बी करेक्ट. But yes, there are some linkages to the time that the novel was being written. So let's get into the summary of the novel. This would be a very brief summary. So now, सबसे पहले author का background. Again, Charles Dickens is one of the most celebrated authors of the 19th century. वो काफी ज्यादा उनके works में एक sense of social commentary है. Again, I've mentioned जो भी work disparities होते हैं उनको लेके Charles Dickens has wrote quite a few novels. Now, Victorian England, again, it was marked by a sense of changing human values हो रही थी इस टाइम पे. मॉरल स्ट्रिक्टनेस थी कि आपको कैसे एक बिहेव करना है, कैसे व्हाट इज द आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर यू. एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी काफी ज्यादा इस टाइम पे चेंज हो रही थी. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब न्यू इंडस्ट्रीज बीइंग सेट अप, न्यू फैक्ट्रीज बीइंग सेट अप, अर्बनाइज्ड हो रहे थे लोग काफी ज्यादा. देयर वर लॉट ऑफ बिल्डिंग्स हैपनिंग, देयर वर लॉट ऑफ फैक्ट्रीज दैट वर बीइंग ओपनड अप. तो इस टाइम पे डिकेंस हाईलाइट्स बोथ द एडवांसमेंट्स की कैसे इन चीजों के एडवांटेजेस थे, कैसे सोसाइटी इवॉल्व कर रही थी. बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये सब हो रहा है तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगी उस कंट्री में. बट एट द सेम टाइम जो एक्चुअली में ग्राउंड वर्क करते थे लोग, जो इन इंडस्ट्रीज इन फैक्ट्रीज को एक्चुअली में रन करने में लेबर प्रोवाइड करते थे, उनकी हार्श रियलिटीज, द स्ट्रगल्स ऑफ द लोअर क्लास का काफी ज्यादा इस नॉवल में एम्फेसिस है. वो अभी आपको व्हेन वी विल गो थ्रू अ वेरी ब्रीफ समरी ऑफ द नॉवल तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट. नाउ थीम्स पे जाने से पहले आई वुड फर्स्ट से कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स. कि ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर थीम है इस नॉवल में. बट उससे पहले इफ यू टॉक अबाउट द समरी ऑफ द नॉवल तो द नॉवल हैपेंस इन अ वे दैट इट स्टार्ट्स विद, सबसे पहले वी हैव लाइक द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवल हु इज टॉम एंड लुइजा's फादर. अब जो टॉम एंड लुइजा के फादर हैं, who is actually the one जो इतने ज्यादा he is obsessed with the idea of particularly trying to make people understand the importance of facts. मतलब वो facts और knowledge पे इतने ज्यादा focus रहते हैं. His name is Mr. Thomas Gradgrind, if you might note. Mr. Thomas Gradgrind उनका name है. Now he is so obsessed with the idea of facts कि facts और knowledge को जानना इतना important है कि ये इनफैक्ट इंडिविजुअल इमोशंस और इंडिविजुअल इमेजिनेशन से भी ऊपर बढ़ के हैं. थॉट्स थॉट्स को पीछे छोड़ देते हैं, इमोशंस को पीछे छोड़ देते हैं. जो आपके इंडिविजुअल फीलिंग्स हैं उनको साइड करके आपको फैक्ट्स की जो चीज इफ 1+1 = 2 तो you should believe in that and not what you might feel or what you might want to feel. तो जो थॉमस ग्रैडग्राइंड का कैरेक्टर है वो ऐसे है कि वो अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को, अपने जो बच्चे हैं लुइजा एंड टॉम,
पूरी नॉवेल इन दोनों कैरेक्टर्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। बट इन दोनों बच्चों को जो उनकी यू कैन से परवरिश, जो उनकी अपब्रिंगिंग, जो उनकी चाइल्डहुड में अगर कोई वट एवर, जैसे आप बच्चों को कोई बात सिखाते रहते हैं, अगर आप उनको रिपीटेडली बोलेंगे कि ऐसा ही है, तो इवन द चिल्ड्रन वुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर लाइव्स इन अ सिमिलर मैनर। तो लुइजा एंड टॉम के लिए भी ये सिमिलर सिचुएशन थी कि उनको उनके फादर बताते रहते थे कि डोंट थिंक अबाउट योर हार्ट, डोंट फॉलो योर हार्ट, कुछ भी अपने मन से नहीं करना, अपने इमोशंस को इग्नोर करो, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करो, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और नॉलेज के ऊपर ध्यान रखो। तो लुइजा एंड टॉम की ऐसी अपब्रिंगिंग होती है। अब इस टाइम पे एक और कैरेक्टर है विच इज सिसी जू। नाउ सिसी जू इज अगेन द कैरेक्टर जो कि एक ऑर्फन है, who is a poor orphan, but जब उसका जो you can say when she was abandoned by someone from the circus, तो वो immediately she starts living with the Gradgrind family, Mr. Thomas Gradgrind, his wife and Louisa and Tom, तो वो उनके साथ रहने लग जाती है। एंड अब थॉमस ग्रैडग्राइंड भी सिसी जूब को उसी तरह से ट्रीट करने लग जाता है दैट तुम भी फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दो, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, यू ऑल्सो नीड टू ओनली फोकस ऑन फैक्ट्स, इमोशंस और इन सब चीज़ों पर मत ध्यान दो। तो इवन सिसी जूब चाहे जब इनके साथ आके रहने लग जाती है, तो उसकी भी एक सिमिलर अपब्रिंगिंग, सिमिलर ग्रोथ होने लग जाती है। So now what happens is कि when they are getting older, Louisa and Tom, they both realize that how they have had like a very different approach towards life as compared to the people around them. Louisa and Tom को लगता है कि हम तो सिर्फ facts और knowledge करते रहते हैं, हमारे अंदर कोई abilities ही नहीं है कि we can think about anything positive in life, that we can feel, we can love anybody, we can have these emotions. तो लुइजा एंड टॉम दे बोथ ऑल्सो गेट वेरी मच इन्वॉल्व, एंड उनको लगता है कि नहीं, फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं, बट उनको एक्चुअली में लगता है कि लाइफ तो ऐसे मीनिंगलेस है। तो देन व्हाट हैपेंस इज लुइजा एक्सेप्ट्स द ऑफर ऑफ मैरिज। उसको बोला जाता है कि देर इज दिस मैन मिस्टर बाउंडर बाय करके, and he is older to you. In fact, he's an acquaintance of Mr. Thomas Gradgrind. तो he's older than Louisa, but you should marry her. तो Louisa without thinking वो accept कर लेती है, because इसके पीछे भी एक reason होता है, क्योंकि जो मिस्टर बाउंडरबाय है उसके अंडर ही टॉम वर्क करता है, तो टॉम को इन अ वे असिस्ट करने के लिए या उसके लिए थिंग्स इजी बनाने के लिए लुइजा गेट्स मैरिड टू मिस्टर बाउंडरबाय। बिकॉज लुइजा एक्चुअली में अब जो भी फीलिंग्स थी वो तो वो सप्रेस करके रखती थी, तो द ओनली काइंड ऑफ केयर और अफेक्शन दैट शी कुड शो वाज टुवर्ड्स टॉम। तो टॉम को असिस्ट करने के लिए शी गोज अहेड एंड डज दिस। अब साथ ही साथ एक पैरेलल चीज हो रही होती है अबाउट, जहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस नॉवल का है टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि मिस्टर बाउंडरबाई की एक फैक्ट्री है, उसमें देर आर लॉट ऑफ वर्कर्स, उसमें से एक वर्कर है हु इज स्टेफन ब्लैकपूल। Now, Stefan is a character जिसके बारे में काफी who plays a very very crucial role in the novel. What happens is कि Stefan Blackpool is particularly somebody who is unhappy in his marriage. अब पहली बात तो वो वर्किंग कंडीशन से अनहैप्पी है, जैसे हम देखें कि जो भी फैक्ट्री के कंडीशंस थे दे वर नॉट दैट गुड। उसके साथ साथ ही वाज आल्सो वेरी अनहैप्पी इन हिज ओन मैरिज। तो वो एक दिन अपने बॉस बाउंडर भाई के पास जाता है एंड ही टेल्स हिम कि आई एम वेरी अनहैप्पी इन माय मैरिज एंड आई हैव फीलिंग्स फॉर सम अदर वुमन नेम्ड लुइजा, माय वाइफ इज अ is an alcoholic and I don't know what to do, so help me out. तो उस टाइम पे मिस्टर बाउंडरबाई उसको बोलते हैं कि यू कम फ्रॉम अ वेरी वल्नरेबल पोजिशन, तुम्हारी तो सोशल क्लास ऐसी है, तो तुम ऐसे काम करो कि तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो तुम लॉयर रख लो, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर तुम इस मैटर को भूल जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब स्टेफन डज नॉट हैव मनी बिकॉज उसका जो सोशल स्टेटस है दैट इज नॉट वन जहाँ पे वो एक लॉयर को वो ही कैन मैनेज इट। तो अब जब ये सब हो जाता है, तो जब वो उस ऑफिस से बाहर निकलता है फीलिंग हेल्पलेस एंड फीलिंग जब आप गिव अप करने वाले होते हो, तो वहां पे उसको एक ओल्ड लेडी मिलती है जो उससे पूछती है कि अच्छा तुम अभी बाउंडर बॉय बाउंडर बॉय के ऑफिस से बाहर निकले तो व्हाट वाज इट, काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है अबाउट मिस्टर बाउंडर बॉय। तो स्टेफन ब्लैकवुड उसको डिसमिस कर देता है, बट उसको समझ नहीं आता कि एकदम से एक ऐसी लेडी आके मुझसे ये सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही है। नाउ आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस इज कि अब जब लुइजा हैज मैरिड Mr. Bounderby, when she has married him, there are, even जब उसको लग रहा था कि इस चीज से टॉम को बेनिफिट मिलेगा, बट टॉम ऑन द अदर हैंड बिकम्स वेरी लेजी, ही बिकम्स समबडी जिसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ही इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली। तो इन तीनों के जो रिलेशनशिप थे डायनामिक्स वो चेंज हो जाते हैं, और विद द एंट्री ऑफ
जो इस टाइम पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है हु इज रेफर्ड टू एज हार्ट हाउस, मिस्टर हार्ट हाउस। नाउ मिस्टर हार्ट हाउस जब आते हैं तो इन तीनों के जो डायनामिक्स हैं वो काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। मिस्टर जेम्स हार्ट हाउस, तो व्हेन ही कम्स, ही इमिजिएटली हाउएवर, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सबसे पहले कि ही इज अ पर्सन हु इज वेरी बोर्ड ऑफ हिज लाइफ। तो ही हैज जस्ट कम हेयर फॉर सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी यू कैन से। तो जब वो आता है तो इमीडिएटली लुइजा को लेके उसके मन में एक लाइकिंग डेवलप हो जाती है, ही हैज फीलिंग्स फॉर लुइजा। बट उसको लगता है कि लुइजा के अंदर एक पैशन तो है, कि वो एक अपनी फेस पे कोल्ड इंप्रेशन रखती है, बट शी हैज दैट पैशन विद हर। नाउ व्हेन शी हैज दैट पैशन, एट द सेम टाइम उसको लगता है कि अब वो कैसे लुइजा से क्लोज होए, बिकॉज ये तो थोड़ी शी इज इमोशनलेस, शी डज नॉट लेट हर गार्ड डाउन, तो व्हाट कैन ही एक्चुअली डू। सो व्हेन दैट हैपेंस इज, तो वो नोटिस करता है कि लुइजा अगर कुछ फील करती है तो वो अपने ब्रदर टॉम के लिए फील करती है। तो मैं एज अ प्रिटेंड करता हूँ कि आई एम टॉम्स फ्रेंड, तो मे बी लुइजा विल पे अटेंशन टू मी। सो ऐसे करके वो एक सॉर्ट ऑफ इंट्रैक्शन होती है, बट इस टाइम पे उनका रिलेशनशिप अभी इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, because Louisa still, however, is in a marriage with Mr. Bounderby. Now उसकी फैक्ट्री पे मिस्टर, यू अंडरस्टैंड द पैरेलल इवेंट्स आर हैपनिंग, कि एक तो फैक्ट्री में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के हम इफेक्ट्स देख रहे हैं, कैसे वी सी दैट हाउ द वर्कर्स आर स्ट्रगलिंग, एट द सेम टाइम इवन लोगों की पर्सनल लाइफ इन चीज़ों से इफेक्ट हो रही हैं, लोगों की ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। So now what happens in his factory is कि there is a union that is being formed against the poor working conditions. जैसे कहीं पे भी there is like a workers union or an organization जो कि workers के rights protect करते हैं, तो there is a union that is happening। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब मिस्टर बाउंडरबाई को लगता है कि what is this union, he wants to know more about this union। तो he decides that he is going to ask Stefan कि क्या है ये यूनियन के बारे में, बट Stefan does not tell him much। तो जब ये होता है तो immediately मिस्टर बाउंडरबाई gets frustrated by it, and he immediately says कि Stefan, now you get out of my office, you are out, get out of my factory, you are expelled। Now when Stefan is expelled तो उसको बोला जाता है कि you have to leave this town। अब जब वो टाउन छोड़ के जाने वाला होता है तो immediately Tom just tells कि you should not leave this town right now, because if you leave this town right now I will have something for you that you won't be able to get, so it is better for you that you stay for some time by the bridge and you just stay there, and तो थोड़े दिनों में तुम्हें गुड न्यूज मिलेगी, तुम बस अपना टाउन छोड़ने जाने का प्लान थोड़ा डिले कर दो। तो वो डिले कर देता है एंड ही स्टेज ऑन द ब्रिज। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अब एकदम से नॉवेल टर्न्स टुवर्ड्स इट्स एंडिंग पॉइंट। व्हाट हैपेंस इज कि आर्ट हाउस आल्सो कन्फेसेस कि लुइजा, तुम अब मेरे को लेके फीलिंग्स तो आ रही हैं तुम्हें भी, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जस्ट elope टुगेदर, लेट्स जस्ट रन अवे टुगेदर, forget your husband। Now Louisa is confused but she says कि okay and I will follow you। तो वो उसको बोल देती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। अब जैसे ही there is also a very spectative character इस नॉवल में जो कि ये सारे इवेंट्स देख रहा है, when you feel that there is somebody who does not want good for someone। तो वैसी ही कैरेक्टर है, देर इज अ लेडी हु कॉन्स्टेंटली लुक्स गार्ड्स ओवर मिस्टर बाउंडरबाय's हाउस, कोई भी एक लूप होल ढूंढने के लिए। तो वो जब वो लेडी ये सब देखती है तो वो इमीडिएटली जाके मिस्टर बाउंडरबाई को बताती है कि ऐसे तुम्हारी वाइफ इज eloping with a man and you should go and catch her, you should prevent this from happening। बट तो फिर जब वो जाके उसको बोलती है, immediately what was expected इस टाइम पे that Louisa would run away with Hart House, but that does not happen। Louisa in fact अपने फादर के घर जाती है, उसको ब्लेम करती है that because of you I'm not able to feel any feelings for anybody। तुमने पूरी लाइफ मुझे और टॉम को इतना ज्यादा फैक्ट्स किया कि अब हम हमारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है that we can feel for anybody, that we don't know if we are capable of actually loving anyone। So it is all your mistake कि हम इतने ज्यादा फैक्ट्स और नॉलेज में इन्वॉल्व रहे हैं that we were not able to actually achieve anything or to develop really good relationships in our life। नाउ अब जब ये हो जाता है तो इमीडिएटली इस टाइम पे उसके फादर को कुछ रियलाइजेशन हिट होती है, ही ट्राइज टू गो आफ्टर हर बट शी इज ऑल्सो रनिंग अवे एंड इमीडिएटली शी फेंट्स एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड। इसी टाइम पे अब जब मिस्टर बाउंडरबाई को वो लेडी बताती है दैट कि तुम्हारी वाइफ ऐसे करने वाली है, तो वो अपने उसके फादर को कॉल करता है एंड बोलता है कि अगर वो वहीं पे रहेगी मेरी वाइफ तो मैं उसके साथ अपना सारा रिलेशनशिप खत्म कर दूंगा। एंड लुइसा स्टिल कंटिन्यूज टू लिव विद हर फैमिली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई जेन्युइन फीलिंग्स तो थी ही नहीं उसको मिस्टर बाउंडरबाई को लेकर, तो शी कंटिन्यूज टू लिव देयर।
नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज कि एक रॉबरी हो जाती है, एंड व्हेन दैट रॉबरी हैपेंस, बैंक में एक रॉबरी हो जाती है एंड स्टेफिन इज ब्लेम्ड फॉर इट। स्टेफिन इज ब्लेम्ड एंड इमिडिएटली उसको अरेस्ट कर दिया जाता है। बट what happens is कि जब when he is somehow released from that thing, जब वो वापस आ रहा होता है, he immediately falls into a pit, and when he falls into a pit उस टाइम पे सिसी जूब and his love interest रेचल वहाँ पे होते हैं, वो उसको बाहर भी निकालते हैं, बट एट द सेम टाइम वो एक तरीके से ही इज लुकिंग एट द स्टार्स। इट इज अ वेरी स्पेक्टेटिव मोमेंट कि जब वो स्टार्स को देख रहा है and वो सिर्फ रेचल को अपना लव कन्फेस कर रहा है, एंड उसी मोमेंट पे उसकी डेथ हो जाती है एंड स्टेफन डाइज एट दैट मोमेंट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, बट वो मरने से पहले क्या बोलता है मिस्टर थॉमस क्रैकरैन को, हु इज द फादर ऑफ लुइसा एंड टॉम। वो उनको उसको ये बोलता है दैट प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि मेरा नाम इस चीज से क्लियर हो जाए, बिकॉज आई डिड नॉट डू दिस, आई एम नॉट गिल्टी ऑफ दिस। तो प्लीज मेरे को इस चीज से बस निकाल दो। तो अब दैट टॉम वाज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि टॉम ने ये करा था एंड टॉम ने ही इंटेंशनली ये प्लान किया कि स्टेफिन अगर वहां रुक जाएगा तो ब्लेम सब कुछ उस पे आ जाएगा एंड ही वुड बी सेव्ड। तो अब सारे कैरेक्टर्स टॉम को इस चीज से बचाने के लिए लग जाते हैं, उसको ट्राई करते हैं। सिसी जूप उसको अपने सर्कस में भेज देती है कि वहां पे वो सेव हो जाए, एंड वहां से वो उसको कंट्री से बाहर भेजना चाहते हैं, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन। तो वी सी दैट हाउ टुवर्ड्स द एंड कैसे देयर वर डायनामिक्स दैट वर बीइंग चेंज्ड, कैसे वी सी दैट हाउ ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स कैसे जब वो अपनी ट्रू इमोशंस, अपनी जो एक इंस्टिंक्ट से जब दूर हो जाते हैं, दे वर कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग these facts, they had also in a way ruined their lives. Now after this what happens is कि अब हम end में we are shown that how all of these characters उनके साथ end में क्या क्या होता है। We see that how there is a woman जो कि मिस्टर बाउंडरबाई को blame करती है fraud के लिए, कि कैसे he threw his mom out of his home and that he is not very respectable man. We see all of these characters almost have very different endings. मिस्टर ग्रैडग्राइंड को उनका लेसन मिल जाता है कि कैसे उनको फैक्ट्स नहीं करना है, बट rather he denotes his life for hope, for charity instead of facts. And Louisa दोबारा शादी नहीं करती है, but she finds her happiness in helping Sissy। वो सिसी के साथ रहती है। टॉम also dies far away from home, वो अपने घर भी नहीं आ पाता है, because somewhere it could be because of guilt, somewhere it could be because of the actions that he had committed, or because of the lack of actually feeling connected to anything. So I really hope that you were able to get through the summary of the novel. Now, इसमें सबसे ज़्यादा important aspect जिस पे अभी even the screen is displaying it right now, which is industrialization and its effects, कि कैसे we see that how the workers were stripped of their individuality, particularly Stefan, even the formation of the union depicts कि कैसे working conditions थे उस टाइम पे फैक्ट्रीज में, social class disparities थी, when Stefan was not able to get a lawyer to defend himself. He even lost his life for something that he did not commit, while Tom was still able to, escape all of these things. तो कैसे क्लास की जो डिस्पैरिटीज थी वो इवन बड़े इश्यूज जैसे जस्टिस एंड सबको भी डिटरमाइन करती हैं। Again, we get it that how Dickens also, however, talks about कि कैसे education का भी एक emphasis था, that how there needs to be a holistic approach for education and not just, rote learning, and there needs to be creativity. There's a need for, students to be able to feel something. उनको सिर्फ facts और इन सब चीज़ों में you cannot drown them. Impact on childhood, कैसे लुइसा एंड टॉम की अपब्रिंगिंग, इंटायर रूट ही इस नॉवल का यही है कि कैसे उन दोनों की अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई थी that they were not able to genuinely explore the world around themselves. They were not open to anything good in the world. Factory, again, as I've represented and talked about it, that how it represents the industrial life, the working conditions, contrast with nature. Ki this is particularly, in a way, a depiction of the Victorian era. Ki kaise is time pe there was, a kind of alienation from nature, but more inclination towards industries, factories. लोगों के relationships भी इस वजह से change हो रहे थे, because जो आपके work place में conditions है that were determining how you are genuinely। अब पहले एजुकेशन वॉज वेरी डिफरेंट, बट कैसे थॉमस रैटग्राइंड इसमें फैक्ट्स और नॉलेज को ज्यादा एम्फोसिस देते हैं, उस वजह से कैसे लुइस एंड टॉम वर आल्सो इम्पैक्टेड बाय दिस।
So I hope that this video was informative for you. If you like the video, please like and subscribe to the channel. And please stay tuned because we also have more videos coming up. Please do subscribe. Thank you.